आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये 30 सितंबर का दिन भर है। मैं हूं अमन गुप्ता। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में आज फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला दिया है और सभी 32 आरोपी बरी हो गए हैं। लेकिन अब इस फैसले का राजनीतिक असर कैसा होगा और क्या होगा इस केस में आगे, इसे लेकर बात होगी। देश के राज्य गुजरात में अब कांगो बुखार फैल रहा है। ये जानवरों में इंसानों से होने वाली एक बीमारी है। महाराष्ट्र के कई सीमावर्ती जिले इसे लेकर अलर्ट पर हैं। वहां तैयारियां कैसी हैं और क्या है बीमारी के लक्षण और इलाज, जानेंगे। हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता का पुलिस ने जबरिया अंतिम संस्कार करा दिया। परिजनों की इजाजत भी नहीं ली गई, न शामिल होने दिया गया। उस बेटी की मां क्या चाहती थी, उनका बयान सुनवाएंगे। और अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को घसीटा है, उस वक्त जब कोरोना के नंबर्स को लेकर जो बाइडेन ने उन पर हमला किया। इसका कैसा असर होगा वहां, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन नहीं किया है। परिवार वालों की सहमति और उनकी मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने देर होने से शव के खराब होने की बात भी कही है। खबर के नाम पर लाइन क्रॉस कर रहे चैनलों को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने संज्ञान लिया है। चेयरमैन रजत शर्मा ने इस मसले पर कहा कि खबर के नाम पर कुछ चैनल ड्रामा दिखा रहे हैं जो न सिर्फ न्यूज चैनलों के हित के खिलाफ है बल्कि समाज के लिए भी सही नहीं है। मथुरा की अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने अपने फैसले में खारिज कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि साजिश के तहत ढांचा नहीं गिराया गया था बल्कि वह घटना अचानक हुई थी और सभी 32 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच देश की बेरोजगारी दर 6.4% रही। निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे में यह बात सामने आई है। देश में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसके आसपास के इलाकों में आज जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसके बाद इस मसले में रूस की पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि एक फाइटर जेट ने बहुत तेज आवाज की जिसकी वजह से ये धमाके जैसी आवाज हुई है। अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि भारत, चीन और रूस जैसे देश अपने यहाँ का सही आंकड़ा नहीं दे रहे। कितने लोग मरे और कितने कोरोना की चपेट में आए, उनके आंकड़े सही नहीं है। ये शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है और मेरा नाम अमन गुप्ता है। 21 साल पहले एक लड़की को दिल्ली में गोली मार दी गई थी क्योंकि वो एक रेस्तरां में काम करती थी जिसे बंद करने का टाइम हो गया था और इसी वजह से उसने एक ग्राहक को शराब परोसने से मना कर दिया था और ग्राहक ने पिस्तौल निकाली और उसकी जान ले ली। इस मामले में अरसे तक केस चला और जब निचली अदालत का फैसला आया तो आरोपी को बरी कर दिया गया। अखबारों में हेडलाइंस छपी, नो वन किल्ड जेसिका, यानी जेसिका को किसी ने नहीं मारा। हो सकता है कल अखबारों में आप पढ़ें कि नो वन डेमोलिश्ड बाबरी, यानी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को हुई इस घटना पर आज फैसला दे दिया है और सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इनमें बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, विवादित जमीन वाला, उसमें शीर्ष अदालत ने वहां से इमारत गिराए जाने को अपराध कहा था। यानी अपराध है, ये अदालत कह रही है। अपराधी कौन है वो हमारा सिस्टम तय नहीं कर पाया। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और फोटो, वीडियो या फोटोकॉपीज को जिस तरह से पेश किया गया उसे सबूत नहीं माना जा सकता। एक और बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्होंने बाबरी के ढांचे को बचाने की कोशिश की थी क्योंकि भीड़ वहां अचानक से आई और भीड़ ने ढांचे को गिरा दिया।
लालकृष्ण आडवाणी परिवार के साथ टीवी पर फैसला देख रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के नेता मुरली मनोहर जोशी ने फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि ये तय हो गया है कि ये आंदोलन था, कोई षड्यंत्र नहीं था। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि दोषियों को दोषमुक्त करके संदेश दिया गया है कि काशी मथुरा में भी यही करते चलो। रूल ऑफ लॉ की चिंता नहीं है, वे करते जाएंगे, क्लीन चिट मिलती जाएगी। मालिकजादा मंजूर अहमद का एक शेर भी ट्वीट किया है उन्होंने कि वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं जफरयाब जिलानी। उन्होंने कहा कि सबूतों को नज़रअंदाज किया गया और वे इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मैंने बात की आज तक .in के एडिटर पाणनी आनंद से और उनसे समझना चाहा कि क्या अब आगे इस केस में होना है। क्या इसे बाबरी केस की इतिश्री मान लिया जाए? अदालत ने कहा कि सीबीआई ने पूरा मामला गलत बनाया था, ये बात सीबीआई मान लेगी या सीबीआई अपील कर सकती है? अपील नहीं करती है तो उसका क्या मतलब होगा? एक तो यह है कि आगे इस फैसले के बाद में पक्षकारों की भूमिका क्या होगी, इसके आधार पर भी तय होगा कि चीजें आगे किस दिशा में जाएंगी। हो सकता है कि इसको किसी बड़ी बेंच के पास अपील इसकी जाए। यह भी संभव है कि सीबीआई के ऊपर से लोग मांग करें, जिसकी संभावना बहुत कम है कि सीबीआई खुद इसमें अपील दायर करे और कहे कि नहीं, किसी को तो खोज के निकालना है। क्योंकि आज ये लग रहा है कि बाबरी किसी ने गिराई ही नहीं, या उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बाबरी किसने गिराई ये कानून को, एजेंसियों को पता ही नहीं है कि किसने गिराया। वो कौन लोग थे जिन्होंने 5 घंटे तक लगातार बेलचा, हथौड़े और गैंतियां लेकर के एक पुराने उसको स्ट्रक्चर को गिराया, एक मस्जिद को गिराया। वो कौन लोग थे, इसकी निशानदेही अभी तक नहीं हो पाई है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि भविष्य इसका क्या होगा और इस फैसले को क्या यहाँ पे इस केस की बाबरी डिमोलिशन के पूरे मामले की इतिश्री मान लिया जाए। ये अब 2 चीजों पर निर्भर करेगा कि क्या इसमें कोई नए पक्षकार उभर के आते हैं जो ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये तो नो वन किल्ड जेसिका जैसी एक हेडलाइन हो गई है आज के फैसले के बाद से। और दूसरा ये है कि सीबीआई खुद इसमें अब आगे क्या करती है। तो ये दोनों चीजें तय करेंगी कि इस केस का भविष्य क्या होगा। क्योंकि आप ये समझ लें कि जो बुनियादी फर्क है यहाँ पे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना अपराध था, ये चीज स्पष्ट है। सीबीआई की कोर्ट अपराध था कि नहीं इसकी जांच नहीं कर रही है। जो अपराध हुआ है उसके अपराधी कौन है इसकी जांच कर रही है। आज का जो फैसला है उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि कुछ लोगों ने उसको गिराया, कुछ लोग मंच पे मौजूद थे, जो मौजूद थे और जिन्होंने गिराया उनके बीच में कोई अंतर संबंध नहीं है। यहाँ तक कि ये भी दलील दी गई, जो वकील इनको इन 36 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से, तो ये भी बाहर आके बताया गया कि शायद उन लोगों को पता ही नहीं था कि तीसरे गुंबद के नीचे रामलला विराजमान है, या फिर हो सकता है कि उनकी रामलला में कोई आस्था ही ना रही हो। क्योंकि अगर उनको आस्था रहती या उनको पता होता कि रामलला यहाँ पे हैं, तो वो उसको क्यों गिराने की कोशिश करते, उसमें तो रामलला भी डैमेज हो सकते थे। तो ये सारी चीजें संकेत देती हैं कि जिस तरह के सबूत और जो वर्डिक्ट है उसमें बहुत क्लियरली है कि साक्ष्य जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो ये जो बेनिफिट हमेशा से मिलता है, जिसके ऊपर आरोप होते हैं, जो अभियुक्त होता है, उसी बेनिफिट की थ्योरी के बेसिस पे इन लोगों को आज इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। पाणनी जी, जो पिछले साल फैसला आया था जमीन के मालिकाना हक को लेकर, अगर दोनों फैसलों को साथ में रखकर देखें तो मोटा मोटी क्या बातें साफ हो गई हैं? तो ये स्पष्ट हो गया है। देखिए, सन 47 से पहले से जो स्थितियां बनी हुई हैं, यानी कि आजादी के बाद अगर किसी जगह पे कोई धार्मिक स्थल है और उस पे एक धर्म विशेष की पूजा चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि वो वहां पे बने रहेंगे। केवल राम मंदिर विवाद जो है बाबरी का, अयोध्या का,
उसको लेकर के ये है कि ये केवल उससे एग्जेम्प्टेड है क्योंकि तब तक बाबरी डिमोलिशन हो चुका था, लेकिन आगे के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट दे रखा है। तो मथुरा काशी जैसी स्थिति, राम मंदिर वाली स्थिति, उनके बीच में सामंजस्य की गुंजाइश कम है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये जमीन की मलकियत का मामला था जिसके ऊपर फैसला आ चुका है और वो अब दे दिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट उसके ऊपर मंदिर निर्माण कर रहा है। आज जो मामला था सीबीआई के पास में, वो ये था कि भाई जो स्ट्रक्चर गिरा है उसको गिराने वाले लोग कौन हैं, इनकी पड़ताल हो। तो ये दीवानी और फौजदारी, अगर हिंदी में हम समझे आम बोलचाल में, तो वो वाला एक डिफरेंस है यहाँ पे। और इस मामले में क्योंकि साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि सबूत नहीं थे, तो सबको पता है कि मस्जिद गिरी, सबको पता है कि किस तारीख को गिरी, कितने समय पे गिरी, लेकिन साक्ष्य नहीं होने से ये नहीं पता चल पा रहा है, ये स्थापित नहीं हो पा रहा है न्यायाधिकरण में कि गिराई किसने, और इस वजह से आज बहुत सारे लोग उसमें बरी हो गए। अच्छा पाणनी जी, अयोध्या का ये विवाद जो है वो शुरुआत से राजनीतिक रहा है, बयानवे से ही। अब इसके फैसले के राजनीतिक असर क्या हो सकते हैं? राजनीतिक असर बहुत नहीं है। राजनीतिक असर पॉजिटिव होने पे कम होता है, राजनीतिक असर नेगेटिव होने पे प्रोवोकेशन होता है। तो जो बेनिफिट आज कुछ लोगों को सजा होने पे हो सकता था, वो बेनिफिट इसमें नहीं मिला। उससे दोनों तरह की राजनीति शुरू हो जाती। एक तो ये कि यहाँ पे अपने आप को दिखाया जाता कि देखिए राम के लिए हम जेल चले गए, इस तरह का एक पोस्चरिंग सामने आती। दूसरा क्या होता कि लोग दूसरे पक्ष के ये कहना शुरू करते कि देखिए गलत तो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अपराध हुआ, जो स्ट्रक्चर गिराया गया और अपराधी पहचान लिए गए हैं, और अब जरा आप पलट के इन अपराधियों के आप संगठनों को देखिए, उनकी विचारधारा को देखिए, उनके राजनीतिक एफिलिएशंस को देखिए। तो वहां पे दोनों तरफ से राजनीति के लिए स्कोप था। अभी क्या है कि क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन हो गया है, और आप देखें कि पिछले 3-4 फैसले सरकार के या एक लार्जर हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े हुए जो भी फैसले रहे हैं, वो इस तरह के रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सिमरिंग, बहुत पॉलिटिकल एक्शन हम नहीं देख पाए, क्योंकि वो सारे के सारे बहुमत के पक्ष में लिए गए निर्णय जैसे दिखाई देते हैं। चाहे वो 370 की बात रही हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, और उसी तरह से आज के भी फैसले को आप देखिए, तो क्योंकि ये लीन्ड टुवर्ड्स द, जो दिखाई देता है कि ये एक बहुमत के मन को शांत करने वाला फैसला है, इसलिए इसके ऊपर राजनीति का स्कोप जो है वो बहुत कम है। शुरुआती राजनीति ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसे सूबे के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने सन्यासियों के ऊपर ये आरोप लगाए, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, तो वो सार्वजनिक रूप से इसके माफी मांगे, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आपको तत्काल देखने को मिलेंगी, लेकिन ये अगर फैसला नकारात्मक होता तो शायद इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ये थे आज तक.in के एडिटर पाणनी आनंद। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जानवरों से इंसानों तक पहुंचने वाली बीमारियां कितनी घातक हो सकती हैं, ये मौजूदा समय में हम देख रहे हैं। पहले भी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ चुकी हैं। अब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक और बीमारी भारत के गुजरात में फैल रही है। इसका सामान्य नाम है कांगो बुखार। बीमारी तो पुरानी है। 1940 में पहली बार इसका तब पता चला था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रीमिया प्रायद्वीप में 200 सोवियत सेना के नए नए भर्ती हुए सैनिकों में इसके लक्षण मिले थे। इसके बाद 1967 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक बच्चे में इस बीमारी का पता चला था। क्रीमिया और कांगो से इसके तार जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। अब यह बीमारी पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया के स्टेप्स और ड्राई सब ट्रॉपिक्स से लेकर पूरे अफ्रीका में करीब 30 देशों में है। भारत में इसका नया नया खतरा गुजरात में है, और इसे देखते हुए महाराष्ट्र ने गुजरात की सीमा से लगने वाले पालघर समेत कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कुछ मरीज मिले हैं। मैंने इस बीमारी को लेकर जानवरों के डॉक्टर और पालघर हस्बेंड्री विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीडी कामले से बात की है, और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि इसके लक्षण क्या हैं और इलाज क्या है। जानवरों में कोई भी लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ जानवर में टिक्स रहते हैं, और जानवर के यानी संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं, जैसे कि कसाई हो गया या पशुपालक हो गया या हमारे वेटरनरी ऑफिसर हो गए या डॉक्टर हो गया, इनको उससे लागत हो सकती है। और ये सिर्फ मनुष्य में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जानवरों में नहीं।
और मनुष्य में इसके लक्षण है जैसे कि सर चकराना, सर भारी होना, पेट में दर्द, गर्दन में दर्द और आंखें लाल होना और बुखार आना, ये सब लक्षण इंसानों में है। लेकिन अभी तक ऐसे कोई अपने यहाँ पर केसेस रिकॉर्डेड नहीं है। क्योंकि ये वायरल है तो वैसे इसमें इलाज तो नहीं है, बट प्रिकॉशनरी मेजर्स ही हम ले सकते हैं कि जो भी है जानवर उनके ऊपर टिक्स ना हो, टिक्स का टोटल इरेडिकेशन हो। अगर टिक्स के संपर्क में नहीं आते या अगर हमको जानवरों के साथ रहना है तो एंटी टिक जो सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल करें। जो बुचर्स है यानी कसाई, वो वहाँ पर सारी सावधानियां बरते कि ताकि वो डायरेक्ट खून के संपर्क में ना आए जो जानवर आ रहा है। ये सारी सावधानियां बरतनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी हम लोग वैसे भारत में हम लोग जो भी मांस खाते हैं तो अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ खाते हैं, इसलिए इसमें से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पोल्ट्री का मांस हो या चाहे भेड़ बकरी का हो, हम लोग अच्छी तरह बॉईल करके खाते हैं। इसमें मांस से या उनके दूध या दुग्धजन्य पदार्थों से कोई आफत नहीं है, यानी उनका सेवन में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर काम्बले, इसे लेकर किस तरह के एहतियात वहां बरते जा रहे हैं? कॉन्गो फीवर जो है या क्रीमियन कॉन्गो फीवर, ये सिर्फ गुजरात यानी इंडिया में सिर्फ गुजरात और राजस्थान में कुछ जगहों पर इसके केसेस मिले 2011-12 में, और अभी फिलहाल में वहाँ पर कुछ एंटीजन टेस्टिंग में मिले हैं। वैसे अभी तक महाराष्ट्र में कहीं पर कॉन्गो फीवर की कोई भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। आयुक्त कार्यालय जो है पशु संवर्धन आयुक्तालय पुणे, इन्होंने हमें जो 4 जिले है पालघर, नासिक, नंदुरबार और धुले, इन 4 जिले जो कि गुजरात स्टेट के बॉर्डर पे है, इन जिलों को सतर्कता का उन्होंने आह्वान किया है कि क्योंकि गुजरात से आने वाले सारे जानवर जो भी है अगर उनके ऊपर अगर गोचिड गोमाछा है जैसे टिक्स का है अगर है तो उनकी मेडिकल चेकअप करके उनका टिक्स है तो उनके ऊपर एक्यारीसाइड का सोल्यूशन मार के उसके बाद ही उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में या हमारे स्टेट में उनको अलाउ किया जाए। वैसे तो अभी तक जानवरों में ऐसे कुछ सिम्टम्स पता नहीं चले हैं, लेकिन क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा में लंपी स्किन डिजीज, इसका भी कारण था टिक्स और CCHF यानी क्रीमियन कॉन्गो फीवर, इसमें भी जिसका जो इटियोलॉजिकल रीजन है वो टिक्स, तो इसलिए टिक्स कंट्रोल और इरेडिकेशन ये प्रोग्राम सबसे यानी उचित है। और उस तरह से हमने पूरे जिले में अलग अलग कैंप्स ले रहे फॉर टिक्स इरेडिकेशन। ये थे पालघर हस्बेंड्री विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर PD काम्बले। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये उस हाथरस की बिटिया की माँ की आवाज़ है जो अपनी बेटी की अंतिम विदाई की रस्म भी पूरा नहीं कर सकी। कल सुबह हाथरस की वो बेटी जिंदगी की जंग हार गई जिसके साथ 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप किया गया था। कल देर रात भारी पुलिस की मौजूदगी में बिटिया के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आरोप है कि परिवार के एक भी सदस्य को लड़की का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। गांव और स्थानीय लोग जब बॉडी लेने के लिए अड़ गए तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। आज पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। बस इस गुस्से में शायद वो 4 लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की है। इस पूरे प्रकरण में यूपी सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है। हालांकि इसे लेकर एक SIT गठित कर दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। चारों आरोपी भी 3 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन कितना फास्ट होगा? कहीं निर्भया की तरह 7 साल तो नहीं, ये वक्त बताएगा। और हाँ, जब ये शव जलाया जा रहा था तो आज तक की संवाददाता तनुश्री वहीं मौजूद थी। उनके साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तार से बातचीत हमने पॉडकास्ट में की है, आप उसे जरूर सुनिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली डिबेट
आज भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे हुई। करीब 1.5 घंटे तक ये डिबेट चली। ओहायो में हो रही इस डिबेट में खूब हंगामा भी हुआ, एक दूसरे पर छींटाकशी भी हुई। कोरोना वायरस महामारी, चुनाव की वैधता, टैक्स समेत कई मुद्दों पर ट्रंप और बाइडन ने जवाब दिए। ट्रंप ने डिबेट में बाइडन से थोड़ा ज्यादा समय लिया। कोरोना को लेकर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर जब यह आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी ड्यूटी में फेल हुए हैं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संदर्भ रखने के लिए भारत को भी बीच में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस जैसे देश अपने यहाँ सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आप नहीं कह सकते कि वहाँ कितने लोग मरे हैं, कितने लोग कोरोना की चपेट में हैं, क्योंकि उनके आंकड़े सही नहीं हैं। अब इस बयान का क्या मतलब है और इसका कैसा असर देखने को मिल सकता है चुनाव में, यही पूछा मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता कशिश परपियानी से। कशिश अमेरिका से जुड़े मुद्दों की गहन समझ रखते हैं। देखिए, जो ट्रंप ने इंडिया का नाम ले लिया चाइना और रशिया के साथ, और ये कहकर कि चाइना, इंडिया, रशिया अपने कोरोना वायरस के नंबर सही रिपोर्ट नहीं करते, उसका वो एक संदर्भ है। उसके 2 मिनट पहले, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले बाइडेन इस बात का मुद्दा बना रहे थे कि देखिए आप ट्रंप तहत देखो क्या क्या हो रहा है। 4% है अमेरिका की पॉपुलेशन, मगर कोरोना वायरस डेथ्स जो हुई है विश्व भर में, उसमें 20% आता है अमेरिका का शेयर, और 200,000 केसेस हैं ट्रंप के अंदर। तो ट्रंप वो अपने रिकॉर्ड को डिफेंड करने के लिए ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ वो 200,000 केसेस जो हैं वो एक्चुअली इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा टेस्टिंग करते हैं। अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखें जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, वो उतना टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो उनके नंबर इतने नहीं आ रहे। वो ट्रंप का संदर्भ था जिसके तहत उन्होंने इंडिया, चाइना और रशिया की बात की। मगर मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा तो असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को भी थोड़ा कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफी महत्वपूर्ण है टेक्सास जैसी जगह में, जहाँ पे इस बार ऐसा लग रहा है कि टेक्सास डेमोक्रेट्स की तरफ जाएगा और रिपब्लिकन की तरफ नहीं रहेगा। जैसे साधारण तौर पर टेक्सास रेड होता है, रिपब्लिकन का एक बहुत सेफ ग्राउंड होता है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि वो शायद दूर हो जाए, डेमोक्रेट्स की तरफ चला जाए। तो तब वो वहाँ पे जो 130,000 जो इंडियन अमेरिकन है, उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस बात को लेकर अभी अगर वो कम्युनिटी से हम लोग मुकर जाए ट्रंप से, तो ये ट्रंप के लिए एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। मगर अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है, ऐसे कोई रिपोर्ट आया नहीं है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने इस बात को लेकर कुछ विवाद उठाए हैं। अच्छा कशिश, कल हम कयासों पर बात कर रहे थे और अब तो डिबेट भी हो गई है, तो चलिए ये भी बता दीजिए कि इस पूरी डिबेट में कौन किस पर भारी रहा। पहली बात तो मुझे लगता है ये ऐसा डिबेट कभी नहीं देखा गया है यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में। ये बड़ा ही केओटिक डिबेट था और इसमें काफी चिल्लम-चिल्ली भी हुई और काफी निचले स्तर की पॉलिटिक्स हुई। अगर आप समझो ऐसा देखें कि बाइडेन डिबेट में जा रहे थे ये दिखाने के वो एक डिसाइसिव लीडर बन सकते हैं, एक डिसाइसिव प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एकदम काम नर्व्स वाले। तो उस नजरिए से बाइडेन काफी हद तक फेल हुए, क्योंकि बाइडेन ने भी काफी हद तक निचली स्तर की पॉलिटिक्स में भाग लिया। जैसे बाइडेन ने ट्रंप को क्लाउन बुला दिया या बोल दिया कि विल यू शट अप प्लीज। तो ये सब चीजें बाइडेन पर अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। अगर आप ट्रंप का रिकॉर्ड देखिए, ये सबको पता था कि ये डिबेट में ट्रंप थोड़ा अग्रेसिव होने वाला है, क्योंकि उनको बाइडेन की तरफ ऐसे दिखाना है कि बाइडेन उनसे बड़े हैं, वो 78 ईयर्स हैं, तो वो अच्छे प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे और ट्रंप काफी एक्टिव हैं। उनको वो दिखाने का ये मौका था और ये सबको पता था कि वो थोड़ा अग्रेसिव होंगे। मगर इस डिबेट में ऐसा लगा कि ट्रंप एकदम ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए, और अग्रेसिव हो गए। तो ऐसा लगा कि जैसे एक अमेरिकी कमेंटेटर ने बोला, ऐसा लगा कि ये ट्रंप के पास सिर्फ 5th गियर है, 5th गियर के नीचे कुछ है नहीं। और वो काफी हद तक ट्रंप पे बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ कि एक सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ऐसे इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करे, तो क्या अमेरिकी लोग उसे 4 साल के लिए और देखना चाहेंगे कि नहीं। अच्छा कशिश, क्रिस वॉलिस को भी लोग इस डिबेट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इस पूरी डिबेट के मॉडरेटर थे, कि वो इसे सही से संभाल नहीं पाए। हाँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है, आई थिंक क्रिस वॉलिस जो मॉडरेटर हैं, उनके पास एक एडिशनल प्रेशर था। कुछ हफ्तों पहले क्रिस वॉलिस ने ट्रंप का एक 1-on-1 इंटरव्यू किया था, जिसमें ट्रंप ने किस बात को लेकर कहा था कि बाइडेन सोशलिस्ट है, बाइडेन वामपंथी जैसी विचारधाराओं में मानते हैं,
तो इनसे बच के रहिएगा। और आई थिंक क्रिस वॉलेस ने काफी हद तक ट्रम्प को कहा था कि ऐसा कहीं पे भी प्रूवन नहीं है कि बाइडेन सोशलिस्ट हैं या वो कम्युनिस्ट थ्योरीज की तरफ लगाव रखते हैं या कुछ। तो तब से ट्रम्प और क्रिस वॉलेस का काफी हद तक 36 का आंकड़ा है। तो अगर आपको याद होगा कल रात की डिबेट में भी बिगिनिंग में आई थिंक पहले आधे घंटे में ही ट्रम्प ने क्रिस वॉलेस की तरफ देख के कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे दो तरफा डिबेट नहीं हूँ, मैं बाइडेन से भी डिबेट कर रहा हूँ और तुमसे भी। क्रिस वॉलेस को देखकर कहा था कि तुम भी मेरे एंटी हो गए हो। और हालांकि वो फॉक्स न्यूज के हैं, तो काफी सालों तक ऐसा लग रहा था कि फॉक्स न्यूज तो ट्रम्प की हमेशा सपोर्ट ही करता है। मुझे लगता है एक तो ये है, और दूसरा ये है कि क्रिस वॉलेस क्योंकि वो फॉक्स न्यूज से, मुझे लगा कि इस डिबेट में वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट और ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ऐसे नजर नहीं आए कि वो एक जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है यहाँ ट्रम्प, उसको थोड़ा फेवर कर दें। तो इसके लिए ऐसा लग रहा था कि वो बाइडेन को ज्यादा मौका दे रहे थे और ट्रम्प को ज्यादा बोल रहे थे कि आप उनको इंटरप्ट मत कीजिए वो सब। मगर आप कंजर्वेटिव, जैसे आप ट्विटर पे देखिए, कंजर्वेटिव इस बात को लेकर बहुत खफा है और क्रिस वॉलेस को काफी निंदा हो रही है। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता कशिश परपियानी। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो और लोगों को भी हमारे बारे में बताइए, उन्हें भी हमारे पॉडकास्ट सुनवाइए। अगर आपका कोई भी कार्यक्रम से जुड़ा फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर बेझिझक ईमेल कर सकते हैं। ईमेल सुकून से लिखिए, कितना भी लंबा लिखिए, हम हर ईमेल को बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं, उन्हें हम कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं और आपके सुझावों पर गौर भी करते हैं। आज तक रेडियो की मौजूदगी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी है। वहाँ पर भी हमसे जुड़िए ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।